नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा। कोविड 19 की वजह से हम महाविद्यालय में आपसे प्रत्यक्ष रूप से वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम आप सभी को अपने विषय के से संबंधित जानकारी ई कॉन्टैक्ट कंटेंट के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे से मोबाइल पर आप बात कर सकते हैं। आज हम उदारवादी राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद बताने से पहले हम कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर भारत आज़ाद हुआ 1947 तक के इतिहास को 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला है उदार राष्ट्रवाद का काल, जो 1885 से 1905 तक माना जाता है। दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल, जो 1906 से 1919 तक हम इसे देखते हैं। 1907 में सूरत की फूट हो गई और उससे उदारवाद की जगह उग्र राष्ट्रवाद आया। और तीसरा काल हम राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग मानते हैं, जो 1920 से 1947 तक रहा। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों की चर्चा करेंगे: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की हम यहाँ बात करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद का काल में क्या हुआ। इस काल सबसे पहले हम ये बता दें कि उदारवादी जो प्रमुख नेता थे, जिनमें हम फिरोज मेहता, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह साहनी, दीन शाह वाचा, लाल मोहन घोष, आनंद मोहन घोष, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रमुख उदारवादी नेता हैं। ये लोग क्रमिक सुधारों की नीति में विश्वास करते थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत ऊंची मांग इन्होंने नहीं लिखी। तत्कालीन परिस्थितियों में कि अंग्रेजों से हम कैसे वार्ता करें, कैसे देश की जनता के हितों में हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये व्यावहारिक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। इसके कुछ प्रमुख मांगे ये रही इस दौरान कि भारतीय शासन की जांच होनी चाहिए, जिसके लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए। इसकी इन्होंने मांग की। दूसरी इनकी मांग थी कि भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत हो, जो ये विदेश में रहते थे, इंग्लैंड में रहकर भारत पे शासन करते थे और इनका वेतन भत्ता भारतीय जनता के द्वारा वहन किया जाता था। इसलिए इनको भारत मंत्री और भारत परिषद का अंत कर दिया जाए। ये इनकी एक प्रमुख दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और उनमें का सुधार किया जाए, उसमें कि अधिक से अधिक उसमें भारतीय सम्मिलित किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से उसका चुनाव हो। ये इनकी तीसरी मांग थी। चौथी इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों को उच्च नागरिक तथा सैनिक पदों पर भी नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि भारतीय लोग प्रशासन में जाएं और नीति निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दें। और इनकी जो 5वीं मांग थी कि इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर आयात कर लगाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो थोड़ा महंगा हो जाएगा और भारत के जो देशी जो सूती वस्त्र उद्योग है वो पनपेगा, यहाँ के व्यापारियों को भी मुनाफा होगा। ये इनकी प्रमुख मांगे थी। अब हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक 20 वर्षों में 19 प्रस्ताव पारित किए और उन 19 प्रस्तावों पर हम यहाँ आपको थोड़ी उनकी बताते हैं कि क्या 19 प्रस्ताव थी। पहला था कि भारतीय शासन की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए, भारत मंत्री तथा भारत परिषद के पद का अंत किया जाए, केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों का विस्तार तथा सुधार किया जाए, इसमें प्रश्न पूछने, बजट पास करने तथा बहुमत के आधार पर निर्णय करने की प्रथा जारी की जाए। चौथा है ICS यानी कि जो भारतीय नागरिक सेवा है उसकी प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों देशों में एक साथ हो और तथा परीक्षार्थियों की आयु भी बढ़ा दी जाए। पांचवा प्रस्ताव इनका था भारत के
सैनिक व्यय में कमी की जाए और ब्रिटिश सेना की संख्या कम की जाए। छठा था इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर आयात कर जो लिंटन के शासनकाल में हटा दिया गया था पुनः लगा दिया जाए। स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां दी जाएं और उन पर सरकारी नियंत्रण कम किया जाए। पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए तथा कुछ नए उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि कृषि पर दबाव कम हो और बेरोजगारी दूर हो। यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भारतीयों को रोजगार प्रदान करने के लिए इन्होंने ये मांग रखी। नवीं मांग थी नमक पर कर कम किया जाए, क्योंकि नमक हर आदमी की आवश्यकता है, इसलिए उस पर टैक्स कम लिया जाना चाहिए। जो बाद में 1930 में सविनय आंदोलन चला तो गांधी ने नमक पर टैक्स का विरोध करके, टैक्स नहीं देंगे का विरोध करके इसको समाप्त करने का आंदोलन चलाया था, जिसे सविनय आंदोलन या नमक सत्याग्रह के नाम से हम जानते हैं। आगे की क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। 10वीं मांग थी ऐसे कानून बनाए जाएं कि जमींदार किसानों का शोषण न कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ शासन था, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जमींदार जो राजा महाराजा थे वो किसानों का शोषण करते थे, तो उनका शोषण ना करें, ऐसा कानून बनाएं जिस जनता को ज़्यादा लाभ हो। 11वां का प्रस्ताव था विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा की जाए, कि जो भारतीय जो लोग विदेशों में व्यापार करने या शिक्षा अध्ययन करने या अन्य किसी कार्य से गए हैं तो वहाँ उनको संरक्षण प्रदान हो, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। 12वां है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए। जो मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है उस आधार पर कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तभी एक सही तरीके से न्याय हो सकेगा और सही तरीके से कानूनों का क्रियान्वयन हो पाएगा। 13वां इन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो ये था प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया जाए और समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, न्यायालय में जूरी प्रथा अपनाई जाए तथा उनके निर्णयों को मान्यता दी जाए, कि न्यायालयों में जूरी पद्धति को अपनाएं और उनके निर्णयों को मान्यता दी जाए। 15वां है कृषि बैंक खोले जाएं जहां से किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल सके, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने जो खेती से संबंधित जो व्यवसाय है उसमें वृद्धि कर सकेंगे। 16वां है तीसरे दर्जे के रेल यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जाए, क्योंकि इसमें गरीब लोग सफ़र करते हैं, इसलिए उनको सुविधाएं प्रदान की जाए। 17वीं जो उनकी मांग थी भारत की निर्धनता के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाना चाहिए। ये भी ब्रिटिश सरकार से मांग की कि हम गरीब क्यों हुए, इसका हमें पता लगाया जाना चाहिए। जैसे हमारी गरीबी का बहुत बड़ा कारण तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से दिया था, कि किस धन का निष्कासन, कि हम जो सोने की चिड़िया थे वो कैसे आज एक निर्धन राष्ट्र के रूप में आ गए। इसका कारण है कि हमारे गरीबी का एक सबसे बड़ा जो कारण उन्होंने बताया कि हमारा धन इंग्लैंड की तरफ गया, चाहे वो इनके जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ भागा उनके वेतन के रूप में हो, चाहे हमारे जो कच्चा माल वहाँ जाता था और तैयार माल होके तो दोहरा मुनाफा उन लोगों को होता था। तो ऐसे चीज़ों का वो पता लगाएं और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। 18वां प्रस्ताव इन्होंने रखा कि देश में उद्योग संबंधी और टेक्निकल स्कूल तथा कॉलेज खोलें, जिससे भारतीयों को एक रोजगार सम्मत शिक्षा मिल सके। और अंतिम 19वां प्रस्ताव भारत में सैनिक शिक्षा देने के लिए कॉलेज खोले जाने चाहिए। ये उदारवादियों के 20 वर्ष में 19 प्रस्ताव इन्होंने पारित किए जो महत्वपूर्ण थे। अब बात आती है कि उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति क्या थी। उदारवादियों की जो विचारधारा और कार्य पद्धति है, हम उसको 6 बिंदुओं पर से इसको समझेंगे। पहला तो ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्ति, कि उदारवादी लोग ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्त थे। ये नहीं कहते कि हम ये देशभक्त नहीं थे, लेकिन अपनी देशभक्ति के साथ साथ ब्रिटिश शासन के भी ये बड़े प्रशंसक थे। जैसे महादेव गोविंद रानाडे ने तो कहा ही था कि ये ईश्वरीय वरदान है कि अंग्रेज यहाँ पर हमारे भारत में शासन करने के लिए आए, तो ईश्वरीय वरदान तक कह दिया रानाडे साहब ने। दूसरा है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास,
कि उदारवादी नेता थे ये सब अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं, यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया जाए तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, ऐसा इनका विश्वास था। तीसरा इसकी विचारधारा में हम लेते हैं ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना, कि उदारवादी एक मानते थे कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है, इसलिए इनके साथ संबंध रखना भारत के हित में है। कि ब्रिटिश शासन ने आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमणों से भी भारत की रक्षा करने में समर्थ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा होते थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो कोई आंतरिक अशांति नहीं थी, बाह्य आक्रमण भी होते रहते थे, जैसे मंगोल आए, हूण आए, द्रविड़ आए, और ये बहुत सारे हमारे भारत में आते रहे, मुगल आए, तो आक्रांता आते रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद कोई भारत में नहीं आया विदेशी। चौथा है क्रमिक सुधारों में विश्वास। कि उदारवादी बहुत व्यवहारिक थे और वो ये जानते थे कि हम एक साथ कोई भी परिवर्तन हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सालों से गुलाम रहे हैं, तो इसलिए हमें एक साथ प्रतिनिधात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और हमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी नहीं लाना चाहिए। इसलिए हमें धीरे धीरे एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे हमें बढ़ना होगा, तो ये क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। पांचवा है उदारवादियों का लक्ष्य। उदारवादियों का जो लक्ष्य था वो राजनीतिक स्वशासन था। राजनीतिक स्वशासन यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन चाहते थे। पहली बार 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस स्पष्ट लक्ष्य घोषित किया था। छठा और अंतिम हम इनकी विचारधारा और कार्यपद्धति को लेते हैं कि उदारवादियों की जो कार्यपद्धति थी वो थी संवैधानिक साधनों में विश्वास। ये कोई क्रांतिकारी या कोई हिंसात्मक विचारधारा नहीं, ये संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। ये हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करने के कारण प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों का प्रयोग करते थे और इसी मार्ग को इन्होंने अपनाया। और जो दूसरे जो युवा वर्ग थे जिन्हें हम उग्रवादी कहते हैं, इनकी आलोचना करते थे ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, ये कमंडलवादी है और इससे आज़ादी नहीं मिलती है। इसीलिए इस वजह से इनमें उग्रवाद और उदारवाद में टकराव था। अब हम बात करेंगे उदारवादियों का मूल्यांकन। मूल्यांकन में उनकी कमियां क्या थी, उनकी यानी कि उनकी सफलताएं क्या थी, इन दोनों का हम चर्चा करेंगे। तो मूल्यांकन में सबसे पहले हम लेंगे इनकी दुर्बलताएं। कि उदारवादी न तो उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति सही थी और न ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे, ये आलोचक कहते हैं। उनकी देशभक्ति और राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति उनकी आंशिक होकर रह गई थी। कि वो अंग्रेज़ों के प्रति भक्त थे, इसलिए देशभक्ति वहाँ नज़र नहीं आती थी। इसीलिए जो उग्रवादी लोग थे इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से जानते थे और साधारण जनता से भी कोई इनका संपर्क नहीं था। ये पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, आम जनता के पास नहीं जाते थे और ये यानी कि कष्ट नहीं, एक सम्मेलन बड़े कहीं कमरे में बैठ के और वार्ताएं करते थे और वहीं से शिष्टमंडल भेज के और वो तो यानी जनता से इनका कोई संपर्क नहीं था। ये इनकी कमियां हम बताते हैं। इसके बहुत सारे कारण कि ऐसा क्यों किया कि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी। अगर उसी समय उग्रवादी या क्रांतिकारी हो जाते तो अंग्रेज लोग इसे कभी का कुचल देते और कांग्रेस एक पार्टी ही समाप्त हो जाती जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग हमें दिया। अब बात आती है कि इनकी सफलताएं और भारतीय राजनीति में उदारवादियों का क्या स्थान है। पहला पॉइंट हम लेंगे कि ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन की जो दोष हैं, जो कमियां हैं उनकी, विशेष तौर से नौकरशाही की जो कमियां हैं उसको उन्होंने बताया कि किस तरह से ये नौकरशाह हमारी जनता का हित नहीं कर रहे हैं, सेवक होने की बजाय ये जनता के मालिक बन बैठे हैं।
दूसरा है भारतीय राष्ट्रीयता के जनक कहते हैं उदारवादियों को कि इन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातल से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। ये इनकी बहुत बड़ी सफलता है। तीसरा है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा कि उदारवादियों ने प्रजातंत्र स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया, संपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया, भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। और नेक्स्ट जो इनका है, इनकी सफलता हम बताते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया कि जो आगे आने वाले जो समय में वो कैसा होगा उसका एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया था, यानी कि एक मंच दिया। गांधी को भी, चाहे तिलक हो, इन सबको एक मंच दिया। वो उदारवादियों की ही देन थी, नहीं तो अंग्रेज अगर ये कभी का इसे समाप्त कर देते। और अंतिम इनकी सफलता जो मानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 कि 1892 का जो अधिनियम था वो भारतीयों को या उदारवादियों की तत्कालीन सफलता हम मान सकते हैं, लेकिन यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि उदार राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी समस्त कमियों के बावजूद भी भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। धन्यवाद।